हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए जो कुछ बातें थी वो देखी थी, जिसमें हमने तीसरी सदी के उत्तराखंड से लेकर 7वीं सदी के अंत तक की जो भी राजनीतिक परिस्थिति बनी थी उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उसमें हमने जो उत्तराखंड में हमने इससे पिछले वीडियो में जो चीज़ें देखी थी वो क्या था कि हमने मुख्य रूप से गुप्त काल के कर्तपुर राज्य से लेकर हमने उत्तराखंड में जो बहुराजकता का समय था उसको हमने देख लिया था। और यहाँ पर हम तकरीबन 750 या ये अगर इसको और हम नज़दीक का समझें, अगर ललितादित्य के आक्रमण से पहले की स्थिति समझें तो जो हमारे पास ब्रह्मपुर राजवंश देखने को मिला था, अगर हम यहाँ पर ब्रह्मपुर राज्य की बात करें तो वो तकरीबन 680 के आसपास के समय को हमने यहाँ पर देखा था। फिर 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक की जो चीज़ें थीं, यानी कि 750 ईस्वी के तहत हमने कुछ ललितादित्य के आक्रमण देखे थे। तो कुल मिलाकर हमने 700 एडी तक का समय पूरी तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पर ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी हमें क्या करना है कि हमने जैसा कि बताया गया कि हमने उत्तराखंड में 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक की जो स्थितियां थी उसको देखा था। अब हम इसी 8वीं सदी यानी कि 700 एडी के पश्चात अगले 300 वर्षों का जो उत्तराखंड की भूमि पर राजनीतिक परिस्थितियां बनी थीं उसको देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये तकरीबन 700 एडी से लेकर 1040 एडी के आसपास का जो भी राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में देखने को मिला उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें उत्तराखंड का जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला है 700 एडी से लेकर 1040 एडी तक के बीच का जो समय है जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, उसी को हमें अब आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था, यहाँ तक ब्रह्मपुर राज्य तक। यहीं पर हमने ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण को भी देख लिया था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो 8वीं सदी के पूर्वार्ध की थी। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से यहाँ से अगर अपना टाइम पीरियड शुरू करते हैं 700 एडी से, तो फिर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनको हमें इस वीडियो में देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमारा मुख्य फोकस 300 शताब्दी 300 जो सदियां हैं 700 एडी से 1000 एडी के बीच का, उसको हमें देखना है। यानी कि 8वीं सदी, 9वीं सदी और 10वीं सदी के उत्तराखंड को समझना है। तो हेडिंग होगा 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी का मतलब 700 एडी ऑनवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। 8th सेंचुरी के पश्चात उत्तराखंड की राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको हम अपने इस वीडियो में समझते हैं। तो देखें,
तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 680 के आसपास, 675 ईस्वी के आसपास जो है उत्तराखंड में जो हमारी यानी कि 7वीं सेंचुरी के आसपास जो हमारी स्थिति बनी थी वो कुछ ऐसी थी कि जो अभी हमने इससे पहले वीडियो में जो हीन सांग के वर्णन में 3 राज्य देखे थे, गोविशाण का राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और शत्रुघ्न राज्य। तो उसमें जो ब्रह्मपुर राज्य था वो अपने आप में विशालतम राज्य था। तो अपने पुराने वीडियो में हमने उन तीनों राज्यों के बारे में बात करी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। तो वहाँ पर ब्रह्मपुर राज्य के बारे में जो हमने देखा तो हमने ये पाया था कि लगभग 7वीं सदी के अंत तक, ये हमारी 8वीं सदी शुरू हो रही है, लेकिन उसके अंत तक मतलब तकरीबन 680 AD तक हमने मध्य हिमालय क्षेत्र में एक जो प्रमुख राज्य था ब्रह्मपुर, उसका पराभव होते देखा। तो ये हमने अभी अपने पिछले चीज़ों को पढ़ा है, तो उसमें हमने ब्रह्मपुर राज्य जो था उसका अवसान होते यहाँ पर 680 AD के आसपास दिखता है। तो इस ब्रह्मपुर राज्य के अवसान के बाद जो यहाँ हम समझेंगे कि पश्चिमी भाग में अभी भी कुड़िंदों की एक शाखा जो थी वह अवस्थित थी और उसने अपनी ब्रह्मपुर राजवंश की समाप्ति के बाद अपनी शक्ति एकत्रित करनी शुरू कर दी। तो ये हम देख रहे हैं पश्चिमी भाग में कुड़िंदों की एक शाखा वह अवस्थित थी अभी भी ब्रह्मपुर में, और उसने अपनी शक्ति को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अब कुड़िंद नाम फिर से हमारे सामने है। तो जो कुड़िंद है उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक एक शक्ति थी, और वो किस तरीके से अब 7वीं 8वीं सदी में भी अपनी एक तरह की शक्ति को वो बढ़ाती है, उसको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एक बार हल्का सा मैं रिवाइज करवाता हूँ कि अगर हम देखें तो हमारे कुड़िंद जो हैं वो 200 BCE में भी दिखते हैं, फिर वो परवर्ती कुड़िंद के रूप में कुषाण पश्चात भी दिखाई देते हैं, फिर ये गुप्ता पीरियड में कर्तपुर राज्य के रूप में दिखते हैं, और वहाँ से ये हर्ष के शासन के पश्चात हमें ये जो कुड़िंद रहे हैं वो बाद में जो यह हमारा ब्रह्मपुर राजवंश था उसने कुड़िंदों के इस साम्राज्य को विखंडित किया, और जब ये ब्रह्मपुर राज्यवंश समाप्त होता है तो पुनः हमें कुड़िंद शक्ति का उदय देखने को मिलता है। तो ये एक साइकिल है, कुड़िंद राजवंश का इतिहास है, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। यहाँ पर प्रथम बार हमें कुड़िंदों के बारे में बात पता चली, तो हमने पता करा कि ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थी उत्तराखंड में। फिर उसकी कई शाखाएं रहीं, एक परवर्ती कुड़िंद के रूप में कभी दिखती है, फिर वही आगे कोई अन्य शाखा है जो कर्तपुर राज्य में शासन करती है। तो इसी तरीके से जब ब्रह्मपुर का पौरव वंश समाप्त हुआ और फिर उसके बाद मध्य हिमालयी क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंश उभरने लगे, तो वहाँ पर हमें एक बार फिर से
कुलिंदों का एक उदय देखने को मिला पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मपुर राजवंश के समाप्त होने के बाद उत्तराखंड के पश्चिम भाग में कुलिंद शक्ति पुनः उदित हुई और फिर हमें 7वीं सेंचुरी से लेकर अगले 3 सदियों तक इस जो हमारी ये शक्ति थी कुलिंदों की, वो एक नए राजवंश के रूप में हमारे सामने रही। और पूरे के पूरे मध्य हिमालय में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि पूरे मध्य हिमालय में अगले 3 सदियों तक एक छत्र शासन रहा। तो वो कौन सा शासन था, उसे किस नाम से जानते हैं, अब उसको हम देखते हैं। तो कुलिंदों ने पश्चिम भाग में अपनी शक्ति को एकत्रित करना शुरू किया और फिर ये जो राजवंश की स्थापना हुई 700 एडी में स्थापित जो हमारा राजवंश था उसका नाम रखा गया कार्तिकेयपुर राजवंश। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कार्तिकेयपुर राजवंश। ये राजवंश जो था वो कुलिंदों की ही एक शाखा थी, जिसने ब्रह्मपुर राजवंश के अवसान के बाद उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्र में एक छत्र, इसको हम कह सकते हैं एक छत्र शासन स्थापित कर एकता मीन्स हमारे उत्तराखंड में एक छत्र शासन स्थापित कर कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य एक रूपता स्थापित करने का काम इस कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा किया गया था। ये कार्तिकेयपुर हमारा राजवंश है और इसी के बारे में हमें यहाँ पर अब देखना है। तो ये इस टॉपिक से संबंधित एक पहली लेयर थी, पहली कुछ आम बात थी। कुछ पुस्तकों में इस तरह लिखा है, लेकिन इसको अगर हम सही से देखें तो कार्तिकेयपुर ये हुआ कार्तिकेयपुर राजवंश। तो इसको हमें देखना है 700 एडी के पश्चात। तो कुल मिलाकर ब्रह्मपुर राज्य की अवसान के पश्चात कुलिंदों ने अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करा और एक नए राजवंश के रूप में कार्तिकेयपुर राजवंश के रूप में उन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसने मध्य हिमालय में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल को एक साथ स्थापित करा, एकता स्थापित उसमें करी। तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश जो था ये क्या था, अब इसको हम देखेंगे। तो हमने अभी जो पहली जानकारी स्थापित की 700 एडी में हमारे सामने एक राजवंश आता है जिसको हम कहते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। तो जैसे हमारा पढ़ने का तरीका है किसी भी राजवंश को, वो है कि इस राजवंश के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ आखिर किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो वही चीज़ हम अभी इस कार्तिकेयपुर राजवंश के संदर्भ में समझेंगे। तो हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के जानकारी के अगर स्रोत की बात करें तो जानकारी के स्रोत में हमें कुल मिलाकर इनके जो शिलालेख हैं, ताम्रलेख हैं, वो ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम इन शिलालेखों के बारे में जानकारी की बात करें तो हमें कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित जो शिलालेख हैं, जिसमें एक है बागेश्वर मंदिर शिलालेख
ये पहला शिलालेख है। उसके बाद हमें पांडुकेश्वर ताम्रलेख देखने को मिलता है। उसके बाद हमें कंडारा ताम्रलेख भी मिलेगा। और फिर हम देखेंगे इसी में हमें बैद्यनाथ शिलालेख से भी कार्तिकेयपुर राजवंश के परवर्ती शासकों के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख ताम्रलेख हैं जिनसे हमें कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी देखने को मिलती है। तो ये किन किन राजाओं के हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश में कौन से राजा रहे हैं, क्योंकि शासन अगर हम देखें तो शासन बहुत लंबा रहा है, 300 वर्षों का रहा है। 300 वर्ष अपने आप में कम नहीं होते हैं, तो कई सारे शासक रहे होंगे, तो उन्होंने ही ये ताम्रपत्र, ये शिलालेख जारी करे होंगे। तो इन नामों को हमें देखना होगा, किस राजा ने क्या क्या जारी करा है वो आगे हम अभी देखेंगे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक का पहला हिस्सा हमने देखा इसके जानकारी के स्रोतों से, और जानकारी के स्रोतों से हमने ये बात समझी। अब हम दूसरी बात आते हैं, जो ये कार्तिकेयपुर ये शब्द है, ये क्या था? तो ये माना जाता है, देखें, उत्तराखंड के इतिहास को समझने के लिए अब जो नवीन शोध हुए हैं, जो नवीन जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास के जो प्रारंभिक इतिहास लेखन का दौर रहा था उसमें स्थापित बातों का खंडन किया है। तो कुछ पुस्तकों में क्या है कि कार्तिकेयपुर वंश, कर्तपुर वंश, कत्यूरी वंश, इन तमाम चीज़ों से संबंधित बहुत ही धूमिल और बहुत ही गलत और बहुत ही भ्रमवश जानकारियां देखने को मिली हैं। और परीक्षाओं की दृष्टि से ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इन तीनों राजवंशों का कोई अंतर था या एक ही थे, या जो नवीन अध्ययन जो हुए हैं उन्होंने इन तीनों राजवंशों के बारे में कौन सी बातें कही हैं। तो इसीलिए अब ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कार्तिकेयपुर राजवंश का, वो बहुत ध्यान से समझने वाला है। तो कार्तिकेयपुर क्या था? ये इस राजवंश की एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थल था, राजधानी थी। तो इस राजधानी में ही कुलिंदों ने अपनी एक सत्ता स्थापित की और वहाँ से पूरे मध्य हिमालयी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब इनके वंश की जानकारी नहीं थी, तो इनकी राजधानी के नाम पर ही इनके राज्य को जाना जाने लगा, जिसको हम कार्तिकेयपुर राज्य कहते हैं। वहाँ पर जो राजवंश था उसको हम कार्तिकेयपुर राजवंश कह देते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का एक अन्य राजवंश भी रहा था, उच्चकल्प। तो उच्चकल्प अपने आप में एक राजधानी था और उसी राजधानी के नाम पर इसको उच्चकल्प राजवंश की संज्ञा दे दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत में पहली बार हुआ। उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर राजवंश के अलावा भी कुछ अन्य राजवंश हमें देखने को मिलते हैं, जहां उनकी वंश की जानकारी नहीं होने पर हम उनके राजधानी के नाम पर उनका नामकरण कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे थे। तो ये हमने एक छोटी सी बात इनके नामकरण पर हमने समझी। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें देखना है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए, हमें इस टॉपिक को इसी तरीके से पॉइंट वाइज अन्य अन्य चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि कार्तिकेयपुर राजवंश तथा कत्यूरी वंश क्या समान थे?
ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बातों को देखें तो कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को ब्रह्मवर्ष एक ही माना गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रारंभिक इतिहास लेखन में ब्रह्मवश तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के अभाव में ऐसा माना जाता था कि जो कार्तिकेयपुर वंश था और कत्यूरी वंश जो था, कत्यूर वंश जो था वो एक ही था। पहले जो हमारे इतिहास लिखे गए थे, चाहे जिसमें हम एडविन एटकिंसन की बात करें जिसने 1880 के आसपास जो हमारा हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नाम की जो गजेटियर पारित किया उसने, तो उसमें उसने कुछ स्थानीय किंवदंतियों जागर में कहे गए बातों को आधार बनाकर ये कहा कि उत्तराखंड में जो कार्तिकेयपुर राजवंश सुनने को मिलता है वही कत्यूरी राजवंश है। तो शुरू में यहाँ पर जो प्रारंभिक इतिहास लेखन की जो मैंने लाइन लिखी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एटकिंसन के द्वारा ये मान लिया गया कि ये दोनों राजवंश एक हैं। और फिर बाद में कुछ अन्य इतिहासकारों में, जैसे कि अगर हम माने राहुल सांस्कृतायन ने प्लस शिव प्रसाद डबराल ने, इन्होंने भी इसी चीज़ का अनुकरण कर दिया और इन्होंने भी अपनी रचनाओं में कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को एक ही मान लिया। तो ये बात हमें समझनी है कि उत्तराखंड के प्रारंभिक इतिहास लेखन में कुछ गलतियां रहीं, उसमें भ्रमवश कुछ तथ्यों को इधर उधर किया गया और उसकी वजह से कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूर राजवंश एक ही हो गया। लेकिन अब जो नवीन शोध हैं, खासतौर से जो नए इतिहासकार हैं, उन्होंने अभी जो कुछ हम देखते हैं जिसमें कि अजय सिंह रावत जी की पुस्तक हो या यशवंत सिंह कटौज जी की पुस्तक हो, उसमें ये सब बातें बहुत डिटेल में दिखी गई हैं और ये माना गया है कि जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश था वो कत्यूरी वंश नहीं है, उसमें मूलभूत थोड़े अंतर हैं। बाद में हम देखेंगे कहाँ पर इनका मेल होता है। लेकिन 7वीं सदी की बात करें तो कत्यूरी वंश बिल्कुल अलग है और कार्तिकेयपुर वंश बिल्कुल अपने आप में अलग है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी वंश क्या समान थे? तो नहीं, ये बिल्कुल समान नहीं थे। कार्तिकेयपुर राजवंश अलग था। कार्तिकेयपुर कहाँ पर था इसको भी लेकर एक असमंजस की स्थिति है, लेकिन इतिहासकारों के बीच में जो सर्वमान्य तथ्य है वो यही है कि कार्तिकेयपुर जो ये क्षेत्र था वो अलकनंदा घाटी में कोई रमणीय स्थल रहा होगा। तो ये बात हमने कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित देख ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तराखंड के इतिहास को बहुत बारीकी से देखने का कि ये क्या रहा है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो ये हमने बात यहाँ पर देख ली कि कत्यूरी वंश जब हम पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में भी वर्णित है, उसका नाम सहित वर्णित है। तो कुछ पुस्तकों में दोनों को एक ही माना गया है, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी को, और अब जो नवीन शोध हैं उसमें दोनों अलग हैं। तो हम दोनों को पढ़ लेंगे तो हमारा वो सेक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमने कार्तिकेयपुर राजधानी से जुड़ा वंश क्यों था उसको देख लिया। इसके अलावा नाम को लेकर जो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ जगह ये माना गया है कि कत्यूरी वंश का जो सुसंस्कृत
नाम है, सुसंस्कृत नाम है, वो कार्तिकेयपुर है। लेकिन ये बात पहले मानी जाती थी, अब इस बात को प्रश्न चिन्ह है और इसे स्थापित भी हो गई है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ये दोनों वंश अलग हैं। बाद में जब हम बैद्यनाथ घाटी की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके बैद्यनाथ घाटी में ले गया तो वहाँ पर फिर वो कत्यूरी वंश के कुछ राजा वहाँ जुड़ते हैं और वहाँ जाकर थोड़े समय के लिए कुछ कुछ इतिहासकारों ने उन दोनों को एक ही वंश से जोड़कर देखा है। खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो अब आगे इस राजवंश से जुड़े हुए जो राजा थे उनको पढ़ लेते हैं। फिर इस राजवंश की जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं उनको देख लेंगे। तो अगर हम कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो ये तकरीबन 700 एडी से लेकर 1040 एडी तक इसका शासन रहा। इस शासनकाल में मुख्य रूप से कार्तिकेयपुर राजधानी का जो मूल स्थान था वहाँ पर तीन बड़े परिवारों का वहाँ पर शासन था। तो अगर इसके शासन को देखने से पहले हम ये समझें कि यहाँ पर 300 वर्षों के मध्य तीन बड़े परिवार का शासन देखने को मिलता है, तो कुछ बातें हमें समझ में आएंगी। और इनका जो विस्तार था वो पश्चिम में यमुना घाटी से लेकर पूर्व में काली नदी तक देखने को मिलता है। मूलतः मतलब इसको हम काली नदी नहीं, इसको हम एक तरह से मान सकते हैं, ये जो मूलतः रहा था, जो पूर्व में हमें वही जो हमारी गोमती नदी है जो कि सरयू की सहायक नदी है और फिर आगे हमारी काली नदी शुरू हो जाती है, वहाँ तक इसका कई हिस्सा देखने को मिला था। तो खैर अभी हम केवल विस्तार, इसका प्रारंभिक विस्तार देख रहे हैं। तो वो यमुना घाटी के आसपास का रीजन रहा है और वहीं पर ये क्षेत्र हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे तो ये है हमारा विस्तार पश्चिम यमुना घाटी से लेकर गोमती और काली तक। बाद में हम देखेंगे तो वो सतलज नदी से लेकर नेपाल की जो गंडकी नदी है वहाँ तक इसके वंश को जोड़कर देखा जाता है। तराई भाबर के क्षेत्र में भी ये बहुत लंबे हिस्से में ये प्रवाहित था। यहाँ तक कि कटेहर, जिसको रुहेलखंड कहते हैं, उसका भी कुछ हिस्सा कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अभी जो शुरुआत में जो चीज़ें थी वो केवल मध्य हिमालयी क्षेत्र में रहीं। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रारंभ में ये इसका विस्तार रहा, केवल मध्य हिमालय क्षेत्र में। बाद में खास तौर से जो एटकिंसन उसका मानना है कि इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर नेपाल की, ये पश्चिम में सतलज नदी से लेकर नेपाल के गंडकी नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसी के साथ जो यहाँ पर मैदानी इलाके थे वहाँ पर भी ये
साम्राज्य फैला। इसके साथ साथ रुहेलखंड, जिसको उस समय है कटेहर के नाम से जानते थे, उसका भी कुछ हिस्सा हमारे इस कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत शामिल था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था। इसमें 3 परिवार इसके जुड़े थे। तो अब उनके बारे में हम देखते हैं, उनसे जुड़े अभिलेखों के बारे में भी हम यहीं पर देखेंगे। एक टेबल बनाएंगे और उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो इस राजवंश से जो 3 बड़े परिवार हैं उनकी एक टेबल हमें देखनी पड़ेगी, और इसी को हम समझते हैं कि इतिहासकारों में कई तरह के विवाद रहे हैं। उन विवादों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि जो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वर्तमान में जो स्टैंडर्ड, जो मानक पुस्तकें हैं, जो शोध परक ग्रंथ हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट बातें लिखी गई हैं वो क्या कहती हैं। तो उनके हिसाब से हमारे इस कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक रहा है बसंत देव। ये इस वंश का संस्थापक माना गया है, और इसी वसंत देव के परिवार से जुड़े कुछ अन्य लोग दिखेंगे जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। लेकिन इसके बाद हमें जो नाम देखने को मिलता है इसी परिवार का, वो है खरपर देव। इसके बाद त्रिभुवन, इसके बाद खरपर देव के बाद कल्याण राज देव का नाम देखने को मिलेगा। खरपर देव, कल्याण राज देव, और संस्थापक जो है इस कार्तिकेयपुर राजवंश का, उसका नाम हमारे पास जो आता है वो है वसंत देव का। और इस वंश का एक अन्य नाम जो हमें देखने को मिलेगा राजा का, वो है त्रिभुवन राजदेव या त्रिभुवन देव का। तो ये हमारे पास 3 बहुत प्रमुख नाम हैं, खरपर देव, कल्याण देव, त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव नाम है इसका, तो ये हमें समझना है यहाँ पर, त्रिभुवन राजदेव। तो ये जो 3 बड़े परिवार थे उसमें पहला वसंत देव संस्थापक था, उसके बाद खरपर देव, कल्याण राजदेव और त्रिभुवन राजदेव का नाम हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहीं पर हम समझ लेंगे कि जो अभी हमने इस राजवंश से जुड़ा हुआ इतिहास का स्रोत देखा था, जिसका नाम है बागेश्वर मंदिर लेक, वहाँ पर हमें बागेश्वर मंदिर लेक जो है इसी त्रिभुवन राजदेव का दिखता है। और इस त्रिभुवन राजदेव के संबंधित जो बागेश्वर मंदिर लेक है, इस पर एक अन्य राजा का भी नाम जो कार्तिकेयपुर का ही है वो भी दिखेगा, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहली जो फैक्ट है यहाँ पर कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव वो रहा। उसके बाद भी कुछ शासक रहे जिनका नाम अभी हमें नहीं पता है। फिर खरपर देव आता है, कल्याण राजदेव आता है और त्रिभुवन राजदेव आता है। त्रिभुवन राजदेव से संबंधित एक हमारे पास स्रोत है जो बागेश्वर मंदिर लेक है, जो अभी प्राप्त नहीं है, गुम है, लेकिन उस पर हमें पता है कि हमारे पास इस बागेश्वर मंदिर लेक में त्रिभुवन राजदेव का एक लेख हमें देखने को मिलता है। अब हम दूसरे राजवंश की तरफ चलेंगे। दूसरा राजवंश जो है वो आता है जो इस कार्तिकेयपुर राजवंश से जुड़ी हुई जो चीज है वो है निम्बरदेव राजवंश का। निम्बरदेव
का जो परिवार है वो कार्तिकेयपुर राजधानी पर नियंत्रण करता है, उसके परिवार की शुरुआत होती है। इसके बाद हमें यहाँ पर ईस्ट गण देव नाम सामने आता है। यही शासक उत्तराखंड से जुड़ा, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उससे जुड़ा हुआ वो राजा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस शासक ने, ईस्ट गण देव ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में एक जुटता स्थापित की, एक छत्र शासन लाने में इसकी शुरुआत यहीं पर ईस्ट गण देव ने ही करी। उसके बाद इसका जो पुत्र था जिसका नाम था ललित सूरदेव, ये बहुत पराक्रमी शासक रहा है। इसके समय पर हमें कुछ ताम्रलेख मिले हैं जिसमें कि पांडुकेश्वर, कंडारा, ये सब हमें इसके लेख प्राप्त हुए हैं। खास तौर से ललित सूरदेव का 21वें वर्ष का जो पांडुकेश्वर लेख है उससे इस वंश की स्थापना से जुड़े जो वर्ष है उसकी जानकारी हमें कुछ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ललित सूरदेव को हमने देख लिया, ईस्ट गण देव को देख लिया, और इसके बाद हमें यहाँ पर ये देखना है कि उत्तराखंड में जो कार्तिकेयपुर राजवंश था जिसमें निम्बर देव का परिवार था, उसमें ललित सूरदेव के बाद एक अन्य नाम आता है जिसको कहते हैं भूदेव को। भूदेव राजा का शासन आता है। ये अपने आप में क्रूर इसका शासन था बौद्धियों के लिए। तो यहाँ पर भूदेव जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का ही शासक है, इसमें इसका इसी त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर मंदिर लेख के में नीचे की तरफ इसका भी हमें कुछ लेख मिलता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं बागेश्वर मंदिर लेख में भूदेव का भी नाम देखने को मिलता है। मंदिर लेख में भूदेव का भी नाम देखने को मिलता है। तो ये बागेश्वर मंदिर लेख है और ये भी बागेश्वर मंदिर लेख है। दोनों में त्रिभुवन राजदेव और भूदेव के हमें लेख मिलते हैं इन दोनों राजाओं के। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम भूदेव के बाद चलेंगे, तीसरा हमारा वंश शुरू होगा, तीसरा परिवार शुरू होगा, और वो परिवार होगा सलोड़ादित्य वंश की शुरुआत होगी। इस सलोड़ादित्य वंश में अधिकतर जो देव हैं वो इच्छर देव हैं, और इसके बाद जो सबसे अंत में हमें राजा दिखेंगे सुभिक्ष राजदेव। ये हमारे इस राजवंश के जिसकी राजधानी कत्यूरी जो कार्तिकेयपुर थी, उसमें जो 3 परिवार थे उसमें सबसे नीचे सबसे बाद में हमें सुभिक्ष राजदेव का वंश देखने को मिलेगा। तो ये है इन तीनों परिवारों की सूची और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो उन बातों में हम ये समझते हैं, यहाँ पर कुछ नाम और हैं, जैसे पद्मदेव, ये भी एक नाम आता है। यहाँ पर सुभिक्ष राजदेव अंतिम होगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने जो देखी उससे हम ये समझते हैं कि 300 वर्षों में उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर में हमें कुछ ऐसे राजवंश देखने को मिले, ऐसे राजा देखने को मिले जिनसे संबंधित हमें कई तरह के अभिलेख देखने को मिलते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित यहाँ समझने वाली बात है किन किन राजाओं के हमें लेख देखने को मिले हैं। तो एक हमें त्रिभुवन राजदेव का मिला है, इसके अलावा भूदेव का मिला है, ललित सूरदेव का मिला है, हमें इच्छर देव का भी मिलता है, पद्म देव का भी मिलता है, सुभिक्ष देव का भी मिलता है। तो ये सारे हमें कुल मिलाकर हमें कार्तिकेयपुर राजवंश से 9 अभिलेख देखने को मिले हैं, जिसमें बागेश्वर मंदिर लेख पर
हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ से हमें इन दोनों राजाओं के लेख मिले हैं, जो अब ये लेख गुम हैं, ये अभी वहाँ पर नहीं है, तो ये हमें समझना है। तो ये 3 राज परिवार देखें जिनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। इनकी जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर रही थी। तो इसको याद कर लेना है हमें। इसी तरीके से ये नाम सलोड़ादित्य वंश, इच्छरदेव, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव के बाद जो राजधानी थी वो इस कार्तिकेयपुर राजधानी क्षेत्र से हटाकर बैद्यनाथ घाटी में स्थापित करी गई थी। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो राजधानी है इसके बाद, इसके पश्चात कहाँ जाती है और तो देखें अब जो राजधानी है वो सुभिक्ष राजदेव के शासन के पश्चात जो राजधानी थी वो स्थानांतरित होती है राजधानी का स्थानांतरण होता है और राजधानी अब कार्तिकेयपुर क्षेत्र से निकलकर बैद्यनाथ, बागेश्वर के आसपास का इलाका है, वहाँ चली जाती है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है बैद्यनाथ शिलालेख से। इसकी जानकारी हमें बैद्यनाथ शिलालेख से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम इस लाइन से बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि राजधानी का परिवर्तन होता है और हमें जो राजधानी है वो एक अलग क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर जो राजधानी परिवर्तित हुई तो यहाँ पर एक नया राजवंश देखने को मिलेगा, एक नया राजवंश देखने को मिलेगा, एक नया परिवार का शासन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग स्रोतों से, यहाँ हम समझ सकते हैं राजकीय, मौद्रिक लेखों से, और इसके साथ साथ एक इतिहासकार हैं R.D. रमेश दत्त त्रिपाठी, उनके शोध से कुछ राजाओं के नाम पता चले हैं इस बैद्यनाथ घाटी की। और इसको हम कहते हैं, जो ये वंश शुरू होता है, एक अलग हिस्सा जो शुरू होता है, इसको हम कहते हैं कार्तिकेयपुर बैद्यनाथ शासन। तो वहाँ पर हमें जो इन मौद्रिक लेखों और इतिहासकार के शोध से हमें जो जानकारी मिलती है उसमें जो नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो लखनपाल, ये एक जो शासक थे यहाँ पर वो हैं। और इसके बाद लखनपाल देव, ये एक शासन है। फिर इंद्रपाल देव का शासन मिलता है। फिर त्रिभुवन पाल देव, ये 3 हमें राजाओं के नाम मिलते हैं बैद्यनाथ घाटी में
जो कि कार्तिकेयपुर की जो राजधानी थी जब परिवर्तित हुई सुभिक्ष राजदेव के शासन के पश्चात, तो ये हमें 3 नाम वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये 3 नाम किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं वो हम देखते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश था, जब वो कार्तिकेयपुर में था तो वहाँ पर 3 राजवंश रहे। एक बसंत देव उसका संस्थापक रहा, वहाँ पर फिर खरपर देव का परिवार दिखा, फिर उसके बाद निम्बर देव के परिवार का शासन हमने देखा जिसमें कि इष्टगण देव, ललित सूर्यदेव और भूदेव रहे। और फिर उसके बाद सलोड़ादित्य का शासन भी देखा जिसमें इच्छर देव, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव का शासन हमें देखने को मिलता है। सुभिक्ष राजदेव के शासन के बाद किन्हीं कारणों से ये जो राजधानी थी वो बैद्यनाथ घाटी में आती है और वहाँ पर ही कुनिंदों का कार्तिकेयपुर राजवंश बैद्यनाथ में स्थापित होता है और कार्तिकेयपुर बैद्यनाथ इसका नाम पड़ता है। और यहाँ पर बैद्यनाथ शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमें ये 3 राजा लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव का नाम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी हैं कि ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नाम कुछ इतिहासकार वही जो 3 परिवार थे कार्तिकेयपुर राजवंश के, जब बैद्यनाथ घाटी में वो राजवंश आ जाता है तो इसको उसी राजवंश का चौथा परिवार मानते हैं, ये जो नए राजाओं के नाम आए। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये लखन देवपाल, इंद्रपाल देव, त्रिभुवनपाल देव ये अलग लोग हैं, ये कार्तिकेयपुर वाले कुनिंद नहीं हैं, ये अलग हैं। और इनको कत्यूरी राजाओं के प्रारंभिक कत्यूरी राजा, मतलब प्रारंभिक कत्यूरी राजाओं में इनको शामिल कर दिया जाता है। तो कत्यूर घाटी जो बैद्यनाथ घाटी है, वहाँ पर जो हमें राजवंश देखने को मिला कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसकी राजधानी स्थानांतरित हुई थी गढ़वाल के कार्तिकेयपुर से, उन्हीं के खंडरों पर परवर्ती कालों में हमें कत्यूरी राजवंश दिखेगा। तो वो हम कुछ इतिहासकार इन तीनों राजाओं को इसी कार्तिकेयपुर राजवंश से जोड़कर उसके चौथे परिवार के रूप में रखते हैं। तो कुछ इतिहासकार इनको अलग प्रारंभिक कत्यूरी राजाओं के रूप में भी रखते हैं। तो प्रश्न आयोग किस तरीके पूछेगा, उस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर ये समझने के बाद अब हम कार्तिकेयपुर राजवंश के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं उनको अब यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं एक नई चीज़ कि हम कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, जिसको उत्तराखंड का प्रथम, ये सबको पता होगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक चीज़ समझें कि मार्केट में जो कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि बहुत फेमस है परीक्षावाणी, उसमें इतिहास का खंड बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन आयोग अब उसमें से प्रश्न पूछता ही नहीं है। ख़ास तौर से इतिहास जो पवार वंश, चंद्रवंश या उससे पहले का जो इतिहास है, वहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत मानक पुस्तकों से अब आ रहे हैं। तो इसलिए उसका अध्ययन हमें अच्छी पुस्तकों से करना होगा। और वहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है। इसकी अगर तिथि क्रम देखेंगे स्थापना की, तो
उसकी बड़ी ही रोचक एक पद्धति है जो इतिहासकार लगाते हैं, और उसको लेकर हमें ये समझना है कि ललित सूर्यदेव ललित सूर्यदेव का जो अभिलेख मिला है, जो कि उसने अपने शासन के 21वें वर्ष जारी किया था, उसको हमें देखना है। तो ऐसा माना गया है कि ललित सूर्यदेव का जो अभिलेख है, जो कि कंडारा अभिलेख है, जो 21वें वर्ष जारी हुआ था, और एक और अभिलेख इसका है ललित सूर्यदेव का, जो कि पांडुकेश्वर अभिलेख है। तो पांडुकेश्वर अभिलेख जो कि शासन के 21वें वर्ष को जारी हुआ था, वहाँ पर ये हमें देखना है कि ये किस तरीके से उसकी तिथि को बताता है। तो इसमें हम जाएं तो हमें ये देखना होगा कि 21वें वर्ष की बात हो रही है। ये भी प्रश्न के रूप में बन सकता है कि ललित सूर्यदेव ने अपना पहला जो महत्वपूर्ण पांडुकेश्वर अभिलेख है वो किस सन, अपने शासन के कौन से वर्ष में जारी किया था। तो आयोग है, कंपटीशन बहुत हाई है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो 21वें वर्ष को याद रखना है। उसमें इसकी जो तिथि लिखी है वो 853 एडी लिखी हुई है कि 853 ईस्वी में ललित सूर्यदेव ने अपना अभिलेख जारी किया। अगर हम 21 वर्ष इसमें पीछे करें तो वो हम पहुंचेंगे 832 एडी। तो ऐसा माना जा सकता है कि ललित सूर्यदेव का जो राज्याभिषेक किया गया होगा वो इसी 832 के समय करा गया होगा, 832 ईसा पूर्व में करा गया होगा। अब देखें, अभी जो हमने 3 परिवार पढ़े उसमें ललित सूर्यदेव से पहले जितने राजा थे, बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, उसके बाद निम्बर देव, ईष्टगण देव, ये 6-7 जो राजा थे, अगर इनका एवरेज शासन हम 18-20 वर्ष माने तो बसंत देव जो शासक बनता है वो एक तरह से 688 के आसपास बनेगा, 688 के आसपास, जिसको हम लगभग 700 एडी मान लेंगे। तो एक तरह से कार्तिकेयपुर राजवंश का तिथि, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश की तिथियों से संबंधित कोई भी बात उनके लेखों में, उनके अभिलेखों में नहीं की गई है। बहुत सारी चीज़ें वंश के बारे में नहीं बताई गई है। राजाओं के बारे में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने देख ली। तो ये हमारा ये जो विवाद का विषय था, कुछ लोग इसको अलग मानते थे, ये डेट को भी लेकर शुरू में विवाद था, लेकिन अब ये बात प्रमाणित हो चुकी है। उसको हम ललित सूर्यदेव के अभिलेख से भी समझ सकते हैं। तो अब हमारे अगली जो चीज़ होगी इसमें, इस प्रथम ऐतिहासिक राजवंश से जुड़ी हुई, वो होगा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम याद रखना, और वो घटनाक्रम है बद्रिकाश्रम में शंकराचार्य का आगमन। तो अब हम देखेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश के समय ही उत्तराखंड की भूमि पर शंकराचार्य का आगमन होता है। शंकराचार्य जिनका जन्म केरल में हुआ था और 32 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने हमारे देश में एक दार्शनिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत करी। इन्होंने भारत के 4 हिस्सों पर 4 ज्योतिर्मठों की स्थापना करी, जिसमें इस बद्रिकाश्रम में यानी कि बद्रीनाथ में इन्होंने
एक ज्योतिर्मठ की स्थापना करी थी। इसके साथ साथ ये बद्रीनाथ के पास जो व्यास गुफा है वहाँ पर इन्होंने, ऐसा माना जाता है, कुछ टीकाएँ लिखी थी, भाष्य लिखा था। तो व्यास गुफा में भी ये रहे थे और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग विषयों पर भाष्य लिखा था। और ये जो हैं शंकराचार्य, ये भारत की भूमि पर जिस राजवंश के समय आए थे वो कार्तिकेयपुर राजवंश था। इन्होंने बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना करी थी, बद्रिकाश्रम में ये आए थे और इसके बाद ये केदार घाटी में चले गए और केदारनाथ में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 32 वर्ष की अवस्था में। 32 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इस राजवंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि इसी राजवंश के समय हमें उत्तराखंड में जो है वो शंकराचार्य का भी आगमन देखने को मिलता है। दरअसल एक अंग्रेजी इतिहासकार जिसका नाम हमें एटकिंसन बार बार सुनने को मिलेगा उत्तराखंड के इतिहास में, उसने ये माना है कि उत्तराखंड में जब शंकराचार्य आते हैं तो उन्हीं के एक तरह से द्वेष भाव की वजह से बौद्ध धर्म उत्तराखंड में ज़्यादा अपनी जड़ें नहीं रख पाता है। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि वो एक जो समानता हर धर्मों के बीच रहती है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना रहती है, वो दृष्टिकोण से ये यहाँ पर आए थे। और अगर हम इनके आगमन के समय कार्तिकेयपुर का राजा जो था शंकराचार्य के आगमन के समय कार्तिकेयपुर वंश का जो राजा था, जो शासन कर रहा था, वो एक तरीके से ईस्ट गण देव रहा था। तो ईस्ट गण देव के समय, मतलब इनका जो समय था 32 वर्ष वाला, जो ये तकरीबन 780 एडी से लेकर 820 एडी के बीच में शंकराचार्य उत्तराखंड के रीजन में आए थे, ऐसा माना जा सकता है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछेगा तो ये हम समझ सकते हैं कि ईस्ट गण देव के समय ये आए होंगे। और उसके बाद हमें अगला जो शासन दिखता है ललित सूर्यदेव का। तो ये ललित सूर्यदेव, ये दोनों शासक जो रहे हैं अभी तक, तो इन्होंने शंकराचार्य के प्रभाव में रहते हुए भी सर्वधर्म समभाव की पद्धति का अनुसरण किया। लेकिन जब इसके बाद एक शासक और आया जिसका नाम है भूदेव, उसने बौद्ध धर्म पर प्रहार करना शुरू किया और इसी को देखकर एटकिंसन कह दिया होगा कि उत्तराखंड में शंकराचार्य के आगमन के बाद बौद्ध धर्म पर कई तरह के प्रहार देखने को मिले होंगे। जो भूदेव के वजह से था वो शंकराचार्य की वजह से नहीं था। तो ये इससे संबंधित कुछ चीज़ें थी, वो हमने देख ली कि किस तरीके से इस राजवंश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसको हमें देखना था। तो अब हम ये देखेंगे कि 700 एडी से लेकर 1040 एडी तक देख रहे हैं कि यहाँ पर सुभिक्ष राजदेव का शासन तकरीबन हमारा जो चला जाता है वो बहुत हद तक हम देखेंगे वो हमारी 10वीं सदी 9वीं सदी के आसपास चला जाता है। और अब जो इस चैप्टर में जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको हम समअप करते हैं और वो जो कुछ चीज़ें होंगी वो ये समझनी है कि
कि अभी जो हमने इसके 3 परिवार देखे, जो 3 परिवार देखे जिनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर, इन 3 परिवारों में पहला हमने वसंत देव का एक शासन देखा था, जिसको हम 688 से 700 एडी के बीच में कहीं मान सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ राजा रहे, वो हमने देखे। फिर हमने निम्बर देव का शासन देखा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगला जो हमें सलोड़ादित्य दिखा था, तीसरा परिवार, उसमें अंतिम जो शासक था वो सुभिक्ष राज देव रहा था, जिसने कार्तिकेयपुर वाले राजधानी क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये जो समय था ये 688 से लेकर हमें यहाँ पर 960 एडी तक का दिखता है। अब 700 एडी से 960 एडी के बीच में हमें एक चीज़ और समझनी है कि जो पश्चिमी उत्तराखंड का हिस्सा रहा है, वहाँ पर एक चांदपुर गढ़ी नाम की जगह थी। चांदपुर गढ़ी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ेगा। तो वो जो चांदपुर गढ़ी थी, वहाँ पर एक शासक थे कनकपाल। ये जो शासक थे कनकपाल, इन्होंने 888 ईस्वी 888 ईस्वी में एक वंश की स्थापना की, जो गढ़वाल रीजन में है, परमार वंश या पवार वंश जिसको कहा जाएगा। तो ये एक ऐसा वंश था जिसने जो 9वीं सदी में स्थापित हुआ, और इसने आने वाले अगले जो कुछ वर्ष रहे, जिसमें उसने ये यहाँ से लेकर 1950 तक 1949 तक ये वंश किसी न किसी रूप में रहेगा। और इसने किस तरीके से उत्तराखंड गढ़वाल के इतिहास को बदला वो हम देखेंगे। तो शुरू में जो ये कनकपाल ने परमार राजवंश की स्थापना की पश्चिमी उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ी में, वो इसी कार्तिकेयपुर राजवंश राज्य के अधीन ही हुआ करते थे। ये ही इसके शासक थे और उनके अधीन ये परमार वंश था। परवर्ती कालों में जब परमार वंश ने अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू करी, अपना विस्तार करते चले गए, अलग अलग गढ़ों को जीतना शुरू कर दिया, तो हम समझ सकते हैं कि यही वो कारण रहा होगा जिनकी वजह से कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं को अपनी राजधानी बैद्यनाथ घाटी में शिफ्ट करनी पड़ी होगी। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो संभवतः यहाँ पर लिखा जा सकता है, संभवतः पंवार वंश का उभार कार्तिकेयपुर वंश के राजधानी परिवर्तन का कारण रहा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक ही साथ हमें वहाँ पर मध्य हिमालयी क्षेत्र में जो एक 700 से लेकर तकरीबन अगली 3 सदियों में एक अविच्छिन्न शासन देखने को मिला, तो उसको टक्कर देने वाले कुछ राजवंश अब उभरने लगे थे। लेकिन शुरुआत में जो परमार वंश था, जो कनकपाल के द्वारा स्थापित हुआ था, वो उसी कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन एक सामंत के रूप में इनकी स्थिति थी, जो बाद में बलशाली होते चले गए। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत 700 एडी 7वीं सदी से लेकर हमने मुख्य रूप से जो हमारी 10वीं सदी तक का जो पोर्शन था, जो 300 वर्षों का शासन था, उसको हमने देख लिया। हमने कार्तिकेयपुर राजवंश देख लिया, हमने कत्यूरी वंश से उसके अंतर को समझ लिया, हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत 3 परिवारों को देखा। वसंत देव जिसका संस्थापक था, सुभिक्ष राजदेव के बाद ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, उसने अपनी जो राजधानी थी वो
किन्हीं कारणों से, जिनमें एक कारण यह है कि शायद हो सकता है कि परमार वंश का प्रभाव बढ़ रहा हो और असुरक्षा की भावना से कार्तिकेयपुर राज्य के जो राजा थे वो ग्रसित हो गए हों और उसकी उन्होंने राजधानी बैद्यनाथ घाटी में शिफ्ट कर दी हो। बैद्यनाथ घाटी में कार्तिकेयपुर वंश के जो राजा रहे, जिसमें कि हमें लखन पाल देव, इंद्रपाल देव और जो त्रिभुवन पाल देव जो देखने को मिलते हैं, वो हम समझ सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैंने अब उत्तराखंड के तकरीबन 300 सदियों के इतिहास को समेट दिया है। अब आगे जो हम देखेंगे वो एक नए राजवंश के साथ अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी को जारी रखते रहें और चीज़ों को रिवाइज करते रहें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इनको मैं बहुत एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूं। अपने फ्लो चार्ट को भी ध्यान में रखें, जो इससे पहले वाले वीडियो के अंतिम कुछ मिनटों में मैंने बनाया था, उसी में इसको भी हम ऐड कर देंगे अगले वीडियो में और फिर उसको समझेंगे और फिर हम एक नए राजवंश की तरफ बढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक अपनी चीज़ों को बेहतर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।